बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी बिहार के सरकार पैदल ऑफिस क्यों गए। दूसरी खबर आपको बताएंगे अगले साल से लीक प्रूफ नीट कैसे। तीसरी खबर आपको बताएंगे भोजशाला पर हाईकोर्ट के फैसले को समझिए। और चौथी खबर आपको बताएंगे शादी के बहाने बेटी को बेचने की कोशिश। इन सभी खबरों पर नजर होगी। शुरुआत सबसे पहले कर लेते हैं। शुक्रवार को बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपने आवास से पैदल मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंचे। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश भी पैदल अपने मंत्रालय पहुंचे, तो शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ई रिक्शा से विभाग पहुंचे। यानी कि पीएम मोदी की अपील का असर जमीन पर भी दिखने लगा है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। पैदल मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंचे सम्राट चौधरी। बिना गाड़ी के मंत्रालय आए मंत्री दीपक प्रकाश। शिक्षा मंत्री ने की ई रिक्शा की सवारी। ये तस्वीरें सिर्फ तस्वीर भर नहीं बल्कि असर है प्रधानमंत्री मोदी की अपील का। वैश्विक संकट को देखते हुए पीएम मोदी ने देशवासियों से गाड़ी का कम इस्तेमाल करने, तेल बचाने, सोना की खरीदारी से बचने और सैर सपाटे के लिए विदेश यात्रा न करने की अपील की थी। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। पीएम ने खुद अपने काफिले में कटौती कर दिखाया था और अब उसका असर जमीन पर भी दिखने लगा है। तो देखिए, मुख्यमंत्री एक अन्य मार्ग से निकलकर मुख्यमंत्री सचिवालय जाते हुए, और इस वक्त ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लोगों से एक दिन नो व्हीकल डे मनाने को कहा था। आज खुद अपने आवास से पैदल चलकर मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंच गए। सीएम सम्राट चौधरी की तरह पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश भी बिना गाड़ी के ही विभाग पहुंचे। सभी लोग इसमें अपना योगदान दें, देश की निर्भरता आयात के ऊपर कम करने के लिए अपना योगदान दें। जबकि शिक्षा मंत्री ने गाड़ियों का काफिला छोड़ते हुए ई रिक्शा की सवारी कर डाली। और शिक्षा मंत्री होने के नाते हम इस ई रिक्शा का उपयोग किए हैं और बिहार वासियों को संदेश देने के लिए किया है कि जो आज हमारे सामने वैश्विक संकट है, हम अपने व्यवहार परिवर्तन से इस संकट से मुकाबला कर सकते। हालांकि आरजेडी और कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टियों के नेता पीएम मोदी की अपील पर सवाल उठाने से अब भी चूकना नहीं चाहते। प्रधानमंत्री जी तो खुद ही अपने को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। आपको, हमको, सबको मना करते हैं विदेश दौरे पर जाने के लिए और खुद चले जा रहे हैं विदेश। तो क्या बोलूं। कहते हैं लीडर वो होता है जो जनता को दी हुई नसीहत पर पहले खुद अमल करता है। प्रधानमंत्री ने अपना काफिला छोटा कर दिया। बिहार के मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने पैदल अपने विभाग पहुंचकर संदेश दे दिया। क्या आप सोच रहे हैं? न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार और रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पैदल ही मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचे। हम आपको अब पूरी खबर समझाते हैं कि आखिर क्यों पैदल चली बिहार सरकार। अब आप इस खबर को समझिए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील करते हुए कहा है कि आप सभी को बचत करनी है पेट्रोल और डीजल की, जिस पर बिहार सरकार के मुख्यमंत्री अपील करते हुए, अमल करते हुए दिख रहे हैं। अब आप खबर तो समझिए। पीएम मोदी ने देशवासियों से आखिर अपील क्या की थी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पेट्रोल डीजल का कम से कम उपयोग किया जाए। इसके साथ इन्होंने कहा था कि शहर में मेट्रो का अधिक उपयोग हो, साथ ही साथ वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दिया जाए, ऑनलाइन मीटिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाए। विदेश यात्रा अगर हो सके तो उसे आप 1 साल तक के लिए टाल दें और साल भर सोना खरीदने से बचें। खाने के तेल का भी आप कम इस्तेमाल करें। अब आपको बताते हैं आखिर क्यों पैदल चली बिहार सरकार। देखिए, मुख्यमंत्री पैदल चलकर जनता को यह संदेश दे रहे हैं। सरकार लोगों को तेल बचाने का मैसेज देने की कोशिश कर रही है। अगर तेल बचेगा तो विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ेगा, विदेशी मुद्रा की बचत होगी तो रुपया मजबूत होगा, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। सत्ता पक्ष
पीएम की अपील पर अमल कर रहा है, लेकिन विपक्ष अपील पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष के नेता सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में आपके मन में भी कई सवाल उठ रहे होंगे, तो ऐसे में समझना जरूरी है कि बाकी के देशों की क्या स्थिति है। तो अब आप खबर समझिए। देखिए, तेल संकट से निपटने के लिए किस देश ने कौन सा बड़ा कदम उठाया है, इसे समझना पड़ेगा, तब जाकर आप ये तुलना कर पाएंगे। तेल संकट से निपटने के लिए किस देश ने कौन सा बड़ा कदम उठाया? तो देखिए, चीन जो है, चीन में बड़े पैमाने पर रणनीति तेल भंडारण, इलेक्ट्रिक वाहन और सोलर एनर्जी में भारी निवेश की गई। मध्य एशिया और रूस से पाइपलाइन नेटवर्क मजबूत किया और इसके साथ ही घरेलू रिफाइनिंग क्षमता को बढ़ाया गया है। यह चीन की स्थिति आपको बता रहे हैं। अब आपको बताते हैं अमेरिका की स्थिति। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से तेल जारी किया गया, घरेलू शेल ऑयल उत्पादन बढ़ाया गया, ईवी और क्लीन एनर्जी के लिए सब्सिडी दे रही है सरकार। अमेरिका में तेल कंपनियों पर उत्पादन बढ़ाने का दबाव बढ़ाया गया है। अब आपको बताते हैं कि जर्मनी की क्या स्थिति है। देखिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को वहां बढ़ावा दिया जा रहा है। रूसी ऊर्जा पर निर्भरता कम की है। विंड और सोलर प्रोजेक्ट तेज कर दिए गए हैं। गैस और तेल बचत अभियान वहां भी चलाए जा रहे हैं। अब बात जापान की कर लेते हैं। फ्यूल एफिशिएंट टेक्नोलॉजी पर फोकस किया जा रहा है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को दोबारा सक्रिय करने की कोशिश की जा रही है। हाइड्रोजन फ्यूल टेक्नोलॉजी में निवेश और ऊर्जा बचत को राष्ट्रीय अभियान बनाया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये अपील भारत में की गई है। कई ऐसे देश हैं जो इस वैश्विक संकट में परेशानी से गुजर रहे हैं और वहां भी ऐसे मेजर्स उठाए जा रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। नीट विवाद के बीच छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। नीट परीक्षा की नई तारीख आ गई है। 21 जून को फिर से परीक्षा होगी। अब इस बार परीक्षा का समय भी बढ़ा दिया गया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले साल से परीक्षा को पूरी तरह लीक प्रूफ बनाने का भरोसा भी दिया है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। नीट की तैयारी में जुटे लाखों छात्रों के लिए अच्छी खबर है। परीक्षा रद्द होने के बाद अब नई तारीख आ चुकी है। 21 जून 2026 को परीक्षा होगी। वहीं इस परीक्षा का समय बढ़ाकर 3 घंटे 15 मिनट कर दिया गया है। परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू होकर शाम 5:15 तक चलेगी। छात्रों पर कोई अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं डाला जाएगा। छात्रों को 1 सप्ताह का समय दिया जाएगा, जिसमें वे अपनी पसंद का शहर और परीक्षा केंद्र चुन सकेंगे। एडमिट कार्ड 14 जून तक जारी कर दिए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने अगले साल के लिए बड़ा ऐलान भी किया। 2027 से नीट परीक्षा ऑनलाइन हो जाएगी। OMR शीट वाली पुरानी व्यवस्था पूरी तरह बंद कर दी जाएगी। NTA में बड़े सुधार किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के सुझाव के बाद बनी इस संस्था को और मजबूत बनाने की जिम्मेदारी सरकार ले रही है। CBI आपने देखा होगा, आप लोग ही छपाते हो। CBI ने तुरंत कार्रवाई किया है। CBI इसको तह तक जाएगी। मैं और एक विषय, जो मेन विषय में कहना था, अगले साल से परीक्षा, इसकी जो मूल जड़ है OMR, अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगी। नीट परीक्षा की नई तारीख आने पर केंद्र के इस फैसले पर बिहार के शिक्षा मंत्री ने भी खुशी जाहिर की। देखिए, केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो फैसले लेती है उसे लागू भी करती है। और आप सभी जानते हैं कि नीट पेपर लीक के मामले में जो अपराधी हैं, जो साजिश करता है, उनके चेहरे सामने आ चुके हैं और नई तिथि भी आ गई है। तो इसको लेकर के पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट है। हमारे जो देश के छात्र हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले बचेंगे नहीं और अब किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी न हो, और उसको लेकर के सरकार बहुत गंभीर है और सरकार आगे कार्रवाई करेगी। नीट विवाद के बाद पहली बार सरकार ने इतना बड़ा फॉर्मेट बदलाव और समय बढ़ाने का फैसला लिया है। छात्रों के पास भी समय कम और अब उम्मीद के साथ फिर से तैयारी में जुटने का समय है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो नीट यूजी परीक्षा की नई तारीख का ऐलान कर दिया गया है। हम आपको अब पूरी खबर समझाते हैं। क्या कुछ बदलाव भी किए गए हैं वो भी आपको समझाते हैं। देखिए, नीट परीक्षा की तारीख का ऐलान हो गया है। 21 जून को फिर से एग्जाम कराए जाएंगे। अब आप इस पूरी खबर को सवाल जवाब के जरिए समझिए, जिसमें सबसे पहला सवाल आपके मन में होगा कि आखिर कब मिलेगा प्रवेश पत्र। तो आपको बता दें, 14 जून तक आपको प्रवेश पत्र मिल जाएगा।
अब दूसरा सवाल जो छात्रों के मन में है वो होगा कि परीक्षा कब होगी। तो 21 जून तारीख तय की गई है, दोबारा 21 जून को परीक्षा ली जाएगी। अब सवाल ये कि आखिर कितने घंटे तक ये परीक्षा चलेगी। तो 2 बजे से लेकर के 5:15 तक ये परीक्षा होगी। अब आपके मन में सवाल होगा कि इसका सेंटर कहां पड़ेगा। तो परीक्षा सेंटर चयन की सुविधा छात्रों को होगी, मतलब आप अपने पास वाले सेंटर को चूज कर सकते हैं। अब सवाल ये, क्या परीक्षा फी लगेगी, यानी पहले जो एग्जाम फी आपने दिया है क्या दोबारा देना पड़ेगा। तो इसका जवाब है परीक्षा के लिए कोई भी फीस आपको नहीं देना है। अब आपको एक और बड़ा अपडेट भी बता देते हैं, अगले साल से लीक प्रूफ नीट कैसे होगा। देखिए, अगले साल से ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी, यानी कि नीट यूजी की जो परीक्षा है वो ऑनलाइन ली जाएगी। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम छात्रों से लिए जाएंगे। अब ये कैसे संभव होगा और कैसे ये लीक प्रूफ होगा, इसे आप समझिए। देखिए, नीट में गड़बड़ी की जो जड़ है वो है OMR शीट। OMR शीट को हटाकर अब CBT मोड में परीक्षा ली जाएगी और यही वजह है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसकी पूरी तैयारी कर रखी है और यह भी कहा गया है कि अगले साल से ये जो एग्जाम लिए जाने हैं वो सभी ऑनलाइन मोड में होंगे, तो लीक होने के चांसेस कम होंगे। बढ़ते आगे, नीट पेपर लीक मामले में बड़ी सफलता मिली है। नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड गिरफ्तार कर लिया गया है। सीबीआई ने पीवी कुलकर्णी को गिरफ्तार कर लिया है। पुणे में केमिस्ट्री का लेक्चरर है पीवी कुलकर्णी। पीवी कुलकर्णी की प्रश्न पत्र तक पहुंच थी। एनटीए परीक्षा प्रक्रिया से कुलकर्णी जुड़ा हुआ था। लातूर में कोचिंग सेंटर भी पीवी कुलकर्णी चलाता था। पीवी कुलकर्णी ने कोचिंग सेंटर में सवालों के जवाब लिखाए थे। कुलकर्णी के बताए सवाल हूबहू नीट परीक्षा में आए थे। नीट पेपर लीक केस में अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण गिरफ्तारी पीवी कुलकर्णी की। देखिए, मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी हो चुकी है। हम आपको अब पूरी खबर समझाते हैं। अब आप खबर तो समझिए। नीट जैसे परीक्षा का पेपर लीक करना आसान नहीं होता है। जब तक अंदर का कोई व्यक्ति इसमें शामिल ना हो, पेपर लीक करना संभव नहीं है। पुणे में केमिस्ट्री का लेक्चरर है पीवी कुलकर्णी। एनटीए परीक्षा प्रक्रिया से पीवी कुलकर्णी जुड़ा हुआ था। पीवी कुलकर्णी की प्रश्न पत्रों तक पहुंच थी और जैसा कि हमने आपको बताया कि कोई जब तक अंदर का शामिल ना हो इसमें प्रश्न पत्र लीक नहीं हो सकता है। लातूर में कोचिंग सेंटर चलाता था पीवी कुलकर्णी और पीवी कुलकर्णी ने अपने कोचिंग सेंटर में सवालों के जवाब भी लिखवाए थे और कुलकर्णी के बताए गए सवाल हूबहू नीट परीक्षा में आए भी थे। हालांकि अब ये बड़ी सफलता मिली है जिसमें गिरफ्तारी हो गई है। अब देखना होगा जांच पड़ताल में आगे और क्या बड़ा खुलासा किया जाता है। बढ़ते आगे, भोजशाला पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच का फैसला आ गया है। कोर्ट ने भोजशाला को वाग्देवी का मंदिर मानते हुए हिंदू पक्ष को पूजा की इजाजत दे दी है। तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। टेम्पल ऑफ गॉडेस वाग्देवी, ये माता वाग्देवी का ही टेम्पल है, ऐसा कोर्ट ने कहा हुआ है। लंबी कानूनी लड़ाई, 98 दिनों का एएसआई का सर्वे के बाद सुरक्षित फैसला और फिर फैसले का इंतजार। लेकिन शुक्रवार को जब मध्य प्रदेश की इंदौर हाईकोर्ट बेंच ने धार की भोजशाला को लेकर फैसला सुनाया तो साफ हो गया कि भोजशाला मां वाग्देवी का ही मंदिर है और यहाँ सिर्फ हिंदू पूजा करेंगे, नमाज नहीं होगी। जी, आखिरकार भोजशाला पर फैसला आ ही गया और सनातनियों ने जीत का जश्न ये कहते हुए मनाना शुरू किया कि सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। कोर्ट ने भोजशाला कॉम्प्लेक्स को राजा भोज का माना है, एक सरस्वती स्कूल माना है लर्निंग का। साथ ही साथ इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भोजशाला के केस में जो हमारी मांग थी कि वहां से लंदन के म्यूजियम से मूर्ति वापस लाई जाए। दोपहर 2:30 बजे के करीब जैसे ही ये फैसला आया, धार से लेकर इंदौर तक जश्न शुरू हो गया। धार में होली और दिवाली लोगों ने एक साथ मनाई। फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष की ओर से प्रतिक्रिया भी सामने आई। मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए साफ कहा है कि अब वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये निर्णय समाज को स्वीकार नहीं है, उसमें जो भी खामियां हैं उसको लेकर हमारा जो संवैधानिक अधिकार है तो उसको लेकर हम जरूर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।
दूसरी तरफ AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से भी एक्स पर पोस्ट कर लिखा गया कि उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट फैसले को रद्द करेगा। भोजशाला पर लंबे इंतजार के बाद फैसला आने पर एक तरफ जश्न का माहौल है, वहीं मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो भोजशाला पर आए हाईकोर्ट के फैसले से हिंदू पक्ष में खुशी है, तो मुस्लिम पक्ष के लोग सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं। ऐसे में समझना ये जरूरी है कि कोर्ट की तरफ से फैसला क्या सुनाया गया और क्या कुछ कहा गया है। देखिए, भोजशाला पर हाईकोर्ट के फैसले को आप समझिए। भोजशाला मंदिर है, हाईकोर्ट ने यह माना कि ये वाग्देवी का मंदिर है। तो भोजशाला पर हाईकोर्ट के फैसले में और क्या कुछ कहा गया है वो आप समझिए, जिसमें कोर्ट ने कहा कि पूरे परिसर में सिर्फ पूजा होगी, भोजशाला में नमाज नहीं अदा की जाएगी। कोर्ट ने ASI की रिपोर्ट को आधार माना है और ASI की रिपोर्ट के आधार पर भोजशाला को एक मंदिर बताया। 2024 में ASI ने पूरे परिसर का सर्वे किया था, फिर रिपोर्ट दाखिल की गई थी। तो हिंदू पक्ष की इसमें जीत हुई है और मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अब आपको बताते हैं कि इसमें दावा किया क्या जा रहा है। देखिए, हिंदू पक्ष का यह दावा है कि भोजशाला मां वाग्देवी का प्राचीन मंदिर है, जबकि मुस्लिम पक्ष ये मानता है कि कमाल मौला मस्जिद है। तो भोजशाला का पूरा विवाद आखिर क्या है वो समझिए। इतिहासकारों के मुताबिक परिसर का निर्माण 11वीं-12वीं शताब्दी के आसपास हुआ। बाद में इस संरचना में मस्जिद से जुड़े हिस्से भी बनाए गए हैं। शुरुआत कैसे हुई इसकी वो आप समझिए। तो अंग्रेजों के दौर में पूजा और नमाज को लेकर विवाद हुआ। आजादी के बाद ये मामला और ज्यादा संवेदनशील बन गया। विवाद के समय प्रशासन ने अलग अलग दिन तय कर दिए गए, जैसे कि मंगलवार को पूजा की जाएगी और शुक्रवार को नमाज अदा की जाएगी। ऐसे इसे बांट दिया गया। अब आपको बताते हैं कि कोर्ट ने ASI के सर्वे का निर्देश दिया है। 2024 में ASI ने सर्वे शुरू किया और उसके बाद 98 दिनों तक ये सर्वे चलता रहा। मतलब पूरे परिसर का सर्वे किया गया। 98 दिनों तक सर्वे किया जाता रहा, जिसमें सर्वे में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। आधुनिक तकनीक का इसमें इस्तेमाल किया गया। ASI ने अपनी रिपोर्ट फिर हाईकोर्ट में पेश की और इसी रिपोर्ट के आधार पर दोनों पक्षों की सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। फैसले के बाद हिंदू पक्ष में जश्न का माहौल है, जबकि मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रहा है और मुस्लिम पक्ष का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। सम्राट सरकार के 1 महीने पूरे हो गए। इन 1 महीने में सम्राट सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। सम्राट सरकार के प्रमुख फैसले क्या रहे, सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। 15 अप्रैल 2026, आज से ठीक 1 महीने पहले की ये तस्वीरें आपको याद होगी। पहली बार बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बना और सम्राट चौधरी ने CM पद की शपथ ली। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। इसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार भी हुआ। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। और सरकार पूरी रफ्तार से अपना काम भी करने लगी। सरकार ने कई फैसले लिए जिसकी चर्चा लोगों के बीच हुई। अब 15 मई 2026 को बिहार की सम्राट सरकार के 1 महीने पूरे हुए। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि इन 1 महीने में वो क्या क्या प्रमुख फैसले रहे जो सम्राट सरकार ने लिए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो। तो सम्राट सरकार के 1 महीने पूरे हो चुके हैं। 1 महीने में 7 बड़े फैसले लिए गए हैं। अब आपको हम ये पूरी खबर समझाते हैं कौन कौन सा वो फैसला रहा जो बड़े फैसले हैं और लोगों के बीच चर्चा का विषय भी बन गया। सबसे पहला फैसला सैटेलाइट टाउनशिप का फैसला लिया गया, जिसमें बिहार के 10 जिलों में 11 सैटेलाइट टाउनशिप की रूपरेखा खींच दी गई। इस टाउनशिप में प्लान्ड वे में कॉलोनी बसेंगी, इससे शहरी दबाव में कमी आएगी। दूसरा बड़ा फैसला पुलिस दीदी का। इसका उद्देश्य महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा बढ़ाना है। इसके लिए कॉलेज और स्कूल के सामने पुलिस दीदी की तैनाती होगी। इन महिला पुलिसकर्मियों के लिए 1500 स्कूटी खरीदने का फैसला भी लिया गया है। तीसरा बड़ा फैसला सहयोग की त्रिवेणी।
इसके लिए सरकार ने सहयोग हेल्पलाइन 1100 सहयोग पोर्टल भी जारी किया है, जिसमें सहयोग.बिहार.gov.in और पंचायत स्तर पर सहयोग शिविर लगाने का निर्णय लिया गया है। ये शिविर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को आयोजित होंगे। चौथा बड़ा फैसला, हर प्रखंड में एक मॉडल स्कूल बनेगा। सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी जिला स्कूल और प्रत्येक प्रखंड के चयनित एक उच्च माध्यमिक विद्यालय को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसके लिए 800 करोड़ मंजूर किए गए हैं। पांचवा फैसला, निजी विद्यालय की मनमानी पर नकेल। निजी विद्यालय की फीस की जानकारी को सार्वजनिक करना होगा। मनमानी की फी बढ़ोतरी और अनावश्यक शुल्क पर रोक लगेगी। छठा फैसला, बिहार संवेदकों को प्राथमिकता। अब से 50 करोड़ रुपए तक कार्यों के ठेके बिहारियों को मिलेंगे। इसके राज्य के लोगों को काम के अधिक मौके मिलेंगे और सरकार ने बिहार लोक निर्माण संहिता में संशोधन किया है। सातवां फैसला, ई निबंधन व्यवस्था लागू। जमीन और संपत्ति के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरी तरह पेपरलेस बनाने के लिए ई निबंधन सिस्टम लागू किया गया। इससे भ्रष्टाचार कम करने, पारदर्शिता लाने और समय बचाने में मदद मिलेगा। तो ये कुछ बड़े फैसले हैं सम्राट सरकार के जो लिए गए हैं बीते एक महीने के भीतर।